हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम अनुष्का फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करती हूँ इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स रेडी करे हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, और ये सिंगल वीडियो है, आपके एग्जाम पर्पस से बहुत होती है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। नोट्स की प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस है, कोई भी बाय कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करेंगे। जितना भी वेरिएंट हो सकता है क्वेश्चंस के, वो यहाँ पर है। पहला वाला जो क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है लिक्विडिटी नेट क्या है, और उससे हमें वो बोल रहा है कि डिस्कस करो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इसका सेकेंड वेरिएंट जो आ सकता है वो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन से आ सकता है। एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP एंड इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। आंसर हम लिखेंगे कैसे, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें देना अपने सॉल्यूशन को। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या मेंशन करना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो हमारी बहुत सारी टॉपिक्स को समझने में हेल्प करती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड टोटल इनकम हो गया। उनमें से ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है लिक्विडिटी ट्रैप और नेट एक्सपोर्ट। अब ऑब्वियसली दोनों में से एक आएगा, तो आपको ऑब्वियसली बिट्स आपको इसमें एडिट करने हैं, और पूरा तो ऑब्वियसली ऐसे दोनों क्वेश्चन भी इकट्ठे पूछ सकता है अगर सब पार्ट्स में है, बट यूजुअली शायद ऐसा ना हो, तो आपको अपने तरफ से एडिट आउट करना पड़ेगा। बोथ ऑफ दीज प्रोफाउंडली अफेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट स्टेबिलिटी एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली एक जर्नल ओवरव्यू आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो है लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, एक सिचुएशन होती है जब इंटरेस्ट रेट्स इतनी लो हो जाती हैं कि लोगों को अज्यूम करने लग जाता है कि इंटरेस्ट रेट विल नॉट गो डाउन एनी फर्दर, इंटरेस्ट रेट इससे नीचे जा ही नहीं सकते। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कुछ ट्रैप है इसमें। ट्रैप इस कुछ नहीं है, बस ये है क्योंकि कंज्यूमर को तो लग रहा है कि हमारे इंटरेस्ट रेट इतने जा रहे हैं, तो हम कहीं किसी उसको इन्वेस्ट क्यों करें। किसी जगह उसको इन्वेस्ट करने से बढ़िया हम उसको अपने पास इन लिक्विड फॉर्म यानी कैश फॉर्म में अपने रख देते हैं, rather देन स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग। ये जो सिचुएशन है, even increasing the money supply by the central government does not increase demand or investment in the economy। हमने पढ़ा है कि सेंट्रल जो बैंक होता है हमारा, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के सिचुएशन में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कुछ भी कर ले, लोग अपने पास लिक्विड में कैश रखेंगे ही रखेंगे। अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये थ्योरी हमें किसने लिखी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। इसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं अपनी इनकम को इन द फॉर्म ऑफ मनी वो 3 पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या आ गया, जो डेली नीड से रिलेटेड हमारी चीजें आ गई, वो हमारी ट्रांजैक्शन मोटिव में आ जाएंगी। प्रिकॉशनरी मोटिव, कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ सकती है। अनसर्टेन सिचुएशन में जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए होते हैं मनी, तो आपकी इनकम वहां पर भी चली जाएगी। वो नहीं तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी अंदाजन लगाना कि फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब में जो हमारा कंज्यूमर का उस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये हो गया। उसके बाद लिक्विडिटी ट्रैप में होता क्या है, ये हम जैसे पहले ही देख सके, जो स्पेक्यूलेटिव पर्पस है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव है,
ये क्यों होता है? लिक्विडिटी ट्रैप में होता है कि लोग अपने पास कैश रखने लग जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो गए हैं। इन द सिचुएशन ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट वर्क। जैसे मैंने पहले बताया कि सेंट्रल बैंक कुछ भी कर ले, सिचुएशन वैसे की वैसी रहेगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकम इनसफिशिएंट। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहे तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो ग्लोबल रिसेशन हुआ था 2008 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था हमारा नेट एक्सपोर्ट के ऊपर एंड इट्स इम्पैक्ट इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी एमएनसीज हमारी कंट्री में ला रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इस टॉपिक की सबको रहती है। नेट एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। अब जिसको भी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो इस इक्वेशन से एक चीज समझ सकता है, अगर इसका आंसर नेगेटिव में आया इसका मतलब हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा है। इम्पोर्ट्स ज़्यादा है कब? जब हमारा ये आंसर नेगेटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा और हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट function shows relationship in which net exports change with a country's total income of GDP and the exchange rate. ठीक है। पहला हमारा इम्पैक्ट क्या है नेट एक्सपोर्ट का? रेवेन्यू एंड इम्पोर्ट्स। अगर कोई हाउस होल्ड में पैसे ज़्यादा आ रहे, पैसे ज़्यादा ऑब्वियसली इनकम के थ्रू आएंगे, तो वो जो हाउस होल्ड है वो हम ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे एंड विच कैन लीड टू डिक्लाइन इन नेट एक्सपोर्ट। देखो वही चीज़, इम्पोर्ट या हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो फिर वही हमारा नेगेटिव होगा तो हमारी जीडीपी को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। ये इक्वेशन अगर आप समझ जाओ तो आपके नेक्स्ट वाले पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसके बाद फॉरेन इनकम एंड एक्सपोर्ट्स। इफ द इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज इंक्रीजेज दे बाय मोर इंडियन गुड्स thereby increasing both India's exports and net export। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। अगर किसी फॉरेन कंट्री की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करेगी और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो चीप हो जाएंगे। उसके चीप होने से क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टलियर भी हो जाएंगे। दिस कैन इंक्रीज नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यहाँ मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, अगर कोई चीज़ मैं पहले एक्सपोर्ट करके मंगाती थी और एक्सपोर्ट करके वो चीज़ मैं अगर 60 रुपये में बुलाती थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रुपी हुई है, तो जो चीज़ मैं 60 रुपये में मंगाती थी अब मैं उसको 60 नहीं ज़्यादा पैसे देने होंगे, लेट से 80 देने होंगे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, सेम मैंने वही लेके इसको एक्सप्लेन किया है। ये था हमारा एक्सचेंज रेट वाले पॉइंट पे। इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम, ये इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन ओपन इकोनॉमी नेट एक्सपोर्ट्स आर शेयर ऑफ टोटल डिमांड, सो इट्स चेंज अफेक्ट्स जीडीपी। नेट एक्सपोर्ट हमारी जीडीपी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर एक पॉइंट था कि इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टली। इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो रहे हैं ना, पहली जो चीज़ मैं 60 रुपये में मंगाती थी अब मैं उसके लिए 80 रुपये दे रहे हैं, इम्पोर्ट कम होगा, लेकिन क्योंकि हमारी रुपी की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ है, फॉरेन कंट्रीज को हमारे कंट्री में हमारे रुपीज़ में इन्वेस्ट करना चीप लगेगा, तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं। इफ एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इक्विलिब्रियम अर्निंग्स में डिक्रीज, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ट्रेड डेफिशिएंट्स एंड रिसेशन। इन शॉर्ट वो जो नेट एक्सपोर्ट्स का हमारा फॉर्मूला है, दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस बना पाओ। ऑब्वियसली एक कंक्लूजन का पार्ट भी रहेगा क्वेश्चन आंसर।
तो यहाँ पर है बोथ लिक्विडिटी नेट एंड द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कैसे न्यूट्रलाइज हो जाती है कि हम कब उसे यूज ही ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है लिक्विडिटी ट्रैप पे। और कैसे इंटरनेशनल ट्रेड और जीडीपी का इक्विलिब्रियम लेवल नेट एक्सपोर्ट से इफेक्ट होता है, हम ये भी समझ पाए हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम, और इसी का सेकंड वेरिएंट है क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी। बोथ आई फील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिकॉज वी जस्ट क्रैम। देखो मैं उसको आपको इस तरीके से समझाऊंगी। देखिए, रियल नेशनल इनकम है हमारे पास और नॉमिनल नेशनल इनकम है। अगर मैं रियल नेशनल इनकम की बात करूं, वो इन्फ्लेशन नहीं इंक्लूड करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आने से पहले आप इसके इन दोनों के फॉर्मूला समझिए। नॉमिनल नेशनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम करंट आउटपुट इनटू में करंट प्राइस, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब बात नेशनल इनकम की आती है, रियल नेशनल इनकम की, उस केस में हम करंट आउटपुट को और बेस प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन, अब इस पे ये जो एग्जाम्पल है वो आपको दोनों टॉपिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे देगा। 2001 का एक एग्जाम्पल है, 2025 का एग्जाम्पल है। 2001 में अगर मेरे को 1 लीटर दूध 40 रुपये पर लीटर में मिल रहा था, वही दूध मेरे को अब 2025 में 80 रुपये पर लीटर का मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये कि ऑब्वियसली इंक्रीज इन प्राइस आई है, लेकिन हम इसको इस बेसिस पे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि अगर 400 रुपये पहले मेरे को 10 लीटर के देने पड़ रहे थे, 10 इंटू 40, 400 रुपये मेरे को देने पड़ रहे थे 10 लीटर के लिए। वही 2025 में 10 इंटू 80 हमें 800 रुपये देने पड़ रहे हैं 10 लीटर के लिए। अब हमें लग तो रहा है कि 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, पर हम इसको फॉर्मूला में कैसे शो करेंगे कि हमने दिखाया कि मैं कितने लीटर खरीद रही हूँ 2025 में, मैं 10 लीटर दूध खरीद रही हूँ भाई। उसके बाद मैंने 2001 में क्या प्राइस था, 400 रुपये आया। हमारे पास जो 2001 में पैसा था वो 400 था, लेकिन 2025 में हमारे पास 800 रुपये है। ये 800 रुपये में ना हमारे इन्फ्लेशन इंक्लूड है। ये 25-24 साल की ना इन्फ्लेशन इंक्लूड है। रियल इनकम क्या बोलते हैं, अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना और रियल लाइफ में भी इन्फ्लेशन जो है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं, मतलब नेशनल इनकम जो है वो रियल नॉमिनल इनकम, रियल नेशनल इनकम से पता चलती है। वो क्या बोल रहा है हमारे फॉर्मूला में, करंट ईयर का आउटपुट 2025 में हूँ मैं, मेरे को कितने लीटर दूध चाहिए, 10 लीटर, ये हमारा करंट आउटपुट हो गया। उसके बाद बेस प्राइस यानी मैं 40 रुपये पर लीटर को अपना बेस प्राइस मानूंगी क्योंकि ये हमारा फॉर्मर ईयर है। तो इससे ही हमें पता लग रहा है कि हमारा 400 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब हम नॉमिनल नेशनल इनकम की बात करते हैं, इसमें हमारे क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाता है तो हमारा एग्जैक्ट हाइक पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सेम चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बता देती तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम की बात करें तो ये है इनकम मेजर्ड एट कांस्टेंट बेस प्राइस। जो हमने यहाँ देखा, बेस प्राइस को हम ले रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन होता ही नहीं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये रियल लाइफ में भी यूज होता है। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन in 2023 is the same as it was in 2020, then the actual income of both years will be
सेम ये एक एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद नॉमिनल नेशनल इनकम में ये करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन। जैसे हमने यहाँ देखा 800 में हमारा इन्फ्लेशन का प्राइस भी है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज नोइंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम का एम रहेगा। एंड देन एक एग्जाम्पल जो आप लर्न कर सकते हैं वो है इंडिकेटिव इनकम ऑफ 2023 may have been higher as prices may have gone up। ये वही इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। आप चाहो तो ये एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में भी यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। उसके बाद एक समरी है कि रियल नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल नॉमिनल नेशनल इनकम शोज प्राइस राइज। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटम वर्ड एक ऐसा वर्ड है ना जो फिजिक्स में बहुत यूज हुआ है। हमारी क्वांटम थ्योरी भी है फिजिक्स में। ये थ्योरी जो है हमारी, क्या नाम है इसका, क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी। ये जो थ्योरी है ये इतनी फेमस नहीं है, मतलब इसको मानते नहीं है इतना, क्योंकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, स्पेशली कीन्स का क्रिटिसिज्म भी है। हम आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में। एनीवेज, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्वांटम एक ऐसा शब्द है जो फिजिक्स में हमने बहुत सुना है। तो एक क्वांटम थ्योरी है। उस क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। तो वेव से हमारा क्या मतलब होता है? वेव यानी अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम मिस्टेक हुई है, एक प्रिंटिंग एरर हुआ है शायद। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। तो मैंने जो चीज थी उसको चेंज कर लिया। तो इसमें मैं बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन उस क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है और एक सॉलिड थिंग भी है। एक पॉसिबिलिटी को हमने वेव के थ्रू से रिप्रेजेंट किया और एक सॉलिड को पार्टिकल के थ्रू से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो वेव का मतलब क्या है? हमारी वेव कैसे चलती है? यूं चलती है हमारी वेव। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ये यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है। मतलब वेव की कई सारी पॉसिबिलिटी है। तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी को हमने वेव बोल दिया, और पार्टिकल यानी एक सॉलिड चीज। तो हमारी ये जो थ्योरी है जिसको हमने कहा है क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी, हम इसमें ये कहते हैं कि हमारा जो मनी है, ये मनी एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। वो पार्टिकल कैसे है? अब अगर मेरे पास $10 का बिल आया है तो वो $10 का ही रहेगा ना, वो बदलेगा नहीं। तो वो एक सॉलिड चीज हो गई। लेकिन वो वेव कैसे? उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, जैसे डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस। जैसे लिक्विडिटी ट्रैप है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो ये उसके हमारे रिगार्डिंग हो गया। एनीवेज, इसके थोड़े अगर हम डेफिनेशन में जाए, द क्वांटिटी theory of money states that an increase in supply of money directly leads to increase in supply of price level। अगर हमारा सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट हो रहा है तो प्राइस लेवल भी इफेक्ट होगा। इसके हमारा मोस्ट फेमस फॉर्म है MV इज इक्वल्स टू PT, जिसमें M हमारा अमाउंट ऑफ मनी, V है मूवमेंट ऑफ मनी, P है प्राइस लेवल और T है वॉल्यूम ऑफ transactions। The main meaning of this principle is if the amount of money increases and the rest of the factors remain same constant, the price level will rise, यानी कि inflation। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो प्राइस लेवल राइज होगा अगर मनी इंक्रीजेस। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स के ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे आयरविंग फिशर जिसने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। फिर द कैम्ब्रिज स्कूल। अगर आप
अगर आप पढ़ो गूगल पे तो इसके बारे में आपको और चीज़ें और पता लग सकती हैं। तो कैम्ब्रिज स्कूल, मार्शल और पिगोर ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है कैम्ब्रिज इक्वेशन को। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मोमेंट ऑफ मनी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी इज नॉट कॉन्स्टेंट। मनी का मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम और सिचुएशन में वो अलग अलग बिहेव करेगा। टी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। प्रोडक्शन है, ट्रांजैक्शन भी डिफर करेगी, प्रोडक्शन भी मतलब डिफर करेगी। वो सब मार्केट सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि मार्केट में मान लो किसी चीज की नीड है तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मोनोलिथिक अप्रोच टू कंसिडरिंग करेंसी एज द कॉज में क्या है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस लेवल सच एज डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें जो प्राइस के लेवल को इफेक्ट करती हैं। No power to prove oneself. This theory only defines the relationship between money and value, but it does not explain the reason for the change. बस एक relationship state करता है, कोई reason नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है। इस पे कीन्स की बहुत क्रिटिसिज्म रही है। पहले कीन्स बोलता है कि जो इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई occurs only when the economy is in state of full employment. अगर full employment रहेगी तो ये इफेक्ट तभी दिखेगा। Valuation. This theory can only be corrected to some extent in the long run, but in the short run it proves to be impractical. Short run में ये theory बहुत impractical रहेगी, long run में इसका फिर भी validity रहती है। Conclusion क्या है? रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि it helps us understand the growth does not happen only when prices rise, but real growth comes from the growth of production and services. आप एक बार कंक्लूजन देख लीजिए कि आपको उसको किस तरीके से लिखना है। कंक्लूजन इज समथिंग विच आई पर्सनली फील आप अपने मन से भी लिख सकते हैं वंस अगर आपके पास क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नॉट नेसेसरीली आपके पास कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन और आपने जो लिखा अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कंक्लूजन अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। Anyways, question number 3, define marginal capacity of capital and how it influences investment decision. और जो second part है वो है what are balanced budget multipliers. जो इसका पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या पूछ रहा है जरा हम देखते हैं। Extra benefit a business gets from investing in more machines or tools. Extra benefit से हमारा मतलब प्रॉफिट हो सकता है। इसमें वो कह रहा है पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़े, डिफाइन मार्जिनल कैपेसिटी ऑफ कैपिटल। वो यही बोल रहा है एक बिजनेस को अगर वो एक मशीन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या किसी टूल में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलता है, तो वो कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट है वो क्लियरली हमें बजट मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रहा है। बजट मल्टीप्लायर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है और टैक्सेस भी इंक्रीज होते हैं सेम अमाउंट से, तो क्या इकोनॉमी फिर भी ग्रो करेगी? ये है हमारे क्वेश्चंस। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट एंड बजट पॉलिसी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स that affect the macroeconomic situation of our country. Investment decisions depend on how much additional national income an investment will yield, and budget policy determines how the government balances its expenditure and the tax policy. Marginal efficiency of capital is a tool to measure the profitability of an investment, while a balanced budget multiplier tells how national income will be effective if there are equal changes in taxes and expenditure. In this answer, we will understand both these concepts in simple language. एक बेसिक सा आप इंट्रो लिख सकते हैं, चाहे आप you can pause and take screenshot if you want to. आप बैक करके आप वीडियो को आराम से स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या था? इट वाज अबाउट मार्जिनल कैपेसिटी ऑफ नेशनल ऑफ कैपिटल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। MEC है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन न्यू कैपिटल। ये किसने हमें बताया था? ये हमें बताया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। जॉन ने क्या बोला कि MEC
is the maximum interest rate at which an entrepreneur considers capital investment profitable. ये उनकी एक हमारी स्टेटमेंट थी, मतलब उसका वही है जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन कैपिटल, अगर वो ज़्यादा है, तो जो ये इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल कंसिडर करेगा। अगर कम है तो इन्वेस्टर अवॉइड करेगा, ठीक है। बाकी ये और किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स में हम 3 चीज़ें आती हैं। कॉन्फिडेंस, अगर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है हाँ कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट मेरे को रिटर्न बैक करेगी, या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अफ्रेड ऑफ इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन आने वाला है, इस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, दैट क्वेश्चन ऑल्सो इफेक्ट्स MEC। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, बिलीव इन फ्यूचर सेल्स, अगर उसको अपने फ्यूचर सेल्स में भरोसा है तो वो इन्वेस्ट करेगा कि हाँ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे फ्यूचर सेल्स अच्छे हैं, रिटर्न मिलेगा मेरे को, तो आई कैन कवर बैक माई एक्सपेंसेस। डिक्लाइन क्यों होती है MEC? अगर कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है ओवर प्रोडक्शन की वजह से, मार्केट सैचुरेशन, कि मार्केट एक सैचुरेशन पॉइंट पर चला गया है कि अब नहीं कुछ हो सकता, लाइक एक हर किसी चीज का सैचुरेशन पॉइंट होता है। या फिर ऑब्सोल्यूट कैपिटल इक्विपमेंट, ऑब्सोल्यूट मतलब ये तो बहुत पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी, अब इसको कोई यूज नहीं करता। नोकिया है जैसे, अब इसको कोई यूज नहीं करता, तो MEC ऑब्वियसली कम रहेगा। दिस इज वाई गवर्नमेंट ट्राइज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का हमारा क्वेश्चन था, इसमें हाँ यही पार्ट है। बजट मल्टीप्लायर इज द मल्टीप्लायर कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों सेम रेट से इंक्रीज कर देता है तो टोटल नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। सरप्राइजिंगली व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड एन एडिशनल 1 रुपीज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 1% टैक्सेस, तो नेशनल इनकम फिर भी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? देखो एक सिंपल सी ये सिचुएशन समझो, अगर गवर्नमेंट बोलते कि यार मेरे को एक स्कूल बनाना है, वो बना रही है स्कूल, अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करेगी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल पे स्पेंड करेगी, जो वेजेस वो लोग देंगे वो अपने वर्कर्स को। अब वो वर्कर्स जो है वो ऑब्वियसली ग्रोसरी वगैरह तो खरीदेंगे उन पैसों से। तो आप देखो तो वो सेम मनी बार बार इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता है, हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। तो इवन दो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस और टैक्सेस इंक्रीज करती है मिनिमम से मिनिमम 1 रुपए से भी, तो वो हमारी नेशनल इनकम को भी बढ़ाएगी। आप ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आप ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जो मैंने बताया, वो एग्जाम्पल ले लीजिए। टू बी ऑनेस्ट आई वुड प्रेफर आप ये एग्जाम्पल लो। उसके बाद यूजेज एंड सिग्निफिकेंस, दिस पॉलिसी इज हेल्पफुल व्हेन द गवर्नमेंट हैज टू कीप द बजट बैलेंस एंड द सेम टाइम इंक्रीज द income. This theory suggests that the impact of government expenditure is greater than the tax collection. ये वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? बाद में ये वापस हमारे इकोनॉमी के अंदर ही घूम रहा है। टैक्स आप डिफेंस में यूटिलाइज कर सकते हो, पर ये वापस हमारी इकोनॉमी में आ जाता है। इन कंक्लूजन आप लिख सकते हो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव रिटन। आप मैं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इट्स अबाउट एक्सप्लेन कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम इन एन ओपन इकोनॉमी। और जो हमारा जो सेकंड पार्ट है ये हमारा लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में ही है। आप उसमें से
जो पहला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें से आप डिस्कस कर सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन डिस्कसिंग इट वंस मोर. हम पहले वाले क्वेश्चन स्टिक करेंगे. एक्सप्लेन कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम इन ओपन मार्केट. ये बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ क्या रही है, मैंने सिंपल वे में लिख दिया है. इसमें वो क्या बोल रहा है कि हाउ डज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स जैसे फूड या क्लोथ हो गया, कार्स हो गया, बैलेंस आउट इन अ कंट्री दैट ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज. तो ये था उस क्वेश्चन का मतलब जो कि मैंने सिंपल टर्म्स में लिख दिया है. उसके अलावा कमोडिटी मार्केट क्या, मार्केट जहां हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है. ये सिंपल क्रक्स है लेमन लैंग्वेज में क्वेश्चन का. इसका इंट्रोडक्शन क्या है. देयर आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स. इक्विलिब्रियम ऑफ द कमोडिटी मार्केट and demand for money. The proper functioning of an economy is possible when total demand and total supply of goods are in equilibrium. वही बात है कि अगर हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब हमारे जब हमारी सप्लाई और डिमांड एक इक्विलिब्रियम पे है. कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम इन ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज के साथ है. मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कमोडिटी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल. इक्विलिब्रियम की कंडीशन ओपन इकोनॉमी में क्या होती है कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और हमारा नेट एक्सपोर्ट, ये x माइनस m हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है. ये हम पहले भी देखे आए हैं. वही चीज इन्होंने लिख दी. जब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट तीनों चारों चीजें इक्वल होती हैं तो इक्विलिब्रियम में हम रहते हैं. इंपोर्ट्स हमारी इफेक्टेड होती हैं इनकम से, एक कंट्री की इनकम से. एज द इनकम इंक्रीजेस इंपोर्ट विल आल्सो इंक्रीज. एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन द इनकम एंड एक्सचेंज रेट ऑफ अदर कंट्रीज. एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के इनकम पे डिपेंड करता है. यही चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हमारा एक्सचेंज रेट वाला पॉइंट था, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन ऑफ मनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो ये उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 3 अप्रोचेस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई डू दे गिव द सेम आंसर, एक्सप्लेन. और दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल टेंडेंसी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लायर. ये हमारा जो है प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये हमारा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 12th में. इस चीज को मैंने एक इमेज के थ्रू कैसे समझा रही हूँ कि हमारा जो जीडीपी है, हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, नेशनल इनकम मेथड है और प्रोडक्शन मेथड है. सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड हम पढ़ते हैं. उसमें बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि जो फाइनल वैल्यू है जितने भी गुड्स और सर्विसेज का, उसमें से अगर हम अपनी इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रोडक्शन मेथड से हमारी जीडीपी मिल जाएगी. इनकम मेथड में हम सारे वेजेस, रेंटल रेट ऑन कैपिटल और फर्म के प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो हमारी जीडीपी आ जाएगी. एक्सपेंडिचर मेथड में हमारी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इनको प्लस करेंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगी. वही चीज हमने इसको थ्योरी के फॉर्म में यहाँ लिख दिया. आप इसको देख सकते हैं. एक आपके पास टाइम है, आप पॉज कीजिए वीडियो, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन एक बार पढ़ लीजिए. Why do all 3 approaches give same answer? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये इसलिए होता है when a good and services is created, income is earned on it such as wages and one consumes. ये हमारा पहला वाला एग्जाम्पल था. मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं अपनी सर्विस दूंगी, मेरे को पैसे मिलेंगे, पैसे वापस इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे. क्यों? क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली ग्रोसरी, खाना पीना करना है, तो वही चीज इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहेगी. अब मेरी इनकम है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस करूंगी, वो ऑब्वियसली जाएगी
या आप ये देखो, प्रोडक्शन मैंने प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स के थ्रू मेरे वो पैसे वापस इकोनॉमी में गए, मेरे को इनकम मिलेगी, ग्रोसरी से मैंने कुछ खरीदा वो वापस मेरे हमारे इकोनॉमी में जाएगी, एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली मैं एक्सपेंस करूँगी, वापस मेरी इकोनॉमी जाएगा, सर्कुलेट करके हमारा नेशनल इनकम का पार्टी बनेगी बेसिकली। तो ये वही बताना चाह रहा है। डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी एंड नॉर्मल मल्टीप्लायर। MPC क्या बताता है हमें कि द इनकम ऑफ अ पर्सन स्पेंड्स व्हेन द इनकम इंक्रीजेस बाय 1%। इसको हम डेल्टा C बाय डेल्टा Y यानी चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम से डिनोट करते हैं। अगर हमारा MPC 0.8 है तो इसका मतलब ये है कि 0.8 मैं स्पेंड कर रही हूँ अपने 1 रुपये में से, जब मेरी 1 रुपये से इनकम इंक्रीज हो जाए। यही चीज इसमें लिखा है, बस उसको थ्योरी फॉर्म में विदाउट एनी एग्जाम्पल से बताया। कॉमन मल्टीप्लायर क्या कहता है? कॉमन मल्टीप्लायर कहता है हाउ मेनी टाइम्स द टोटल इनकम विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 1% स्पेंडिंग बिकम्स अदर पर्सन इनकम। यही हमारा मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लायर्स या फिर हमारी ओपन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये ही इसका थ्योरी है। अगर मैं अपना स्पेंड कर रही हूँ, मैं ग्रोसरी वाले को सामान दे रही हूँ, मेरी तरफ से वो एक्सपेंडिचर है, पर वो सामने वाले के लिए उसकी एक इनकम है। तो ये वही बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स टोटल इनकम विल इंक्रीज, टोटल इनकम कितनी बार इंक्रीज होगी, किस वजह से? इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर की वजह से। उसके बाद यहाँ पर है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो हमारा MPC है वो बता रहा है कितना पार्ट हमारे इनकम का कंज्यूम हुआ है, कितना एक्स्ट्रा पार्ट। इसका फॉर्मूला ये है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। ये पर्सनल कंजम्पशन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्मल मल्टीप्लायर क्या है कि कितनी बार एक इनकम इंक्रीज होगी अगर मैं अपना इनिशियल एक्सपेंडिचर बढ़ाती हूँ। इसका फॉर्मूला ये है, इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में तब रहती है जब MPC हमारा लेस देन 1 हो। ये हमें शो करता है एक्सपेंडिचर इन द एंटायर इकोनॉमी। एग्जाम्पल, अगर MPC मेरा 0.75 है तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑन 1 रुपी वो नेशनल इनकम 4 रुपये का हम मेरे को देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ APC, APS, MPC, MPS। और है डिफाइन हाई पावर पोज, एनालाइज M1, M2 एंड M3। In macroeconomics, income, consumption, and savings are closely related. Consumption trends MPC and APC, and saving trends MPS and APS shows how much of the income is being spent and how much is being saved. Also, the high-powered money and various currency transmission parameters M1, M2, M3 in a country's currency system show how the money is functioning and how many forms it has. In this answer, we will understand all these concepts in a simple language. MPC क्या है? ये वही हो गया डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि अब मेरी इनकम में से मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ। हाउ मच ऑफ इनकम अ पर्सन कंज्यूम्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 रुपी। MPS क्या बोल रहा है? इट शोज हाउ मच ऑफ द इंक्रीज इन इनकम द इंडिविजुअल सेव। 1 रुपये अगर मेरा बढ़ रहा है तो मैं उसमें से कितना सेव कर रही हूँ। ये हमारा डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। एक इसका फॉर्मूला है हमारा MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक रिलेशनशिप है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। APC जो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ मच वॉज कंज्यूम आउट ऑफ द टोटल इनकम। कितना टोटल इनकम में से हमारा कंज्यूम हुआ था। ये हमारा होता है कंजम्पशन बाय इनकम, और मैंने कितना सेव किया अपने इनकम में से, वो हमारा APS बताएगा। APS और APC का भी रिलेशनशिप सेम सा रहता है हमारा।
दोनों को ऐड करेंगे, समेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमपीसी, एमपीसी के क्या डिटर्मिनेंट्स रहते हैं? इनकम लेवल। अगर कोई लो इनकम लेवल होगा यानी कि कोई पुअर होगा तो वो ज्यादा पार्ट अपनी इनकम का कंज्यूम करेगा, लेकिन जो भी रिच होगा वो कम एमपीसी वाला होगा, यानी वो कम अपने इनकम के पार्ट को कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास बहुत पैसा है। कोई कंज्यूम कितना ही कर लेगा, कम ही करेगा। सेकेंड है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जहां पर भी अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम रहता है और पीपल ज्यादा सेव करते हैं तब, क्योंकि हमें नहीं पता कल हमारी इनकम कितनी रहेगी, तो ज्यादातर पोर्शन अपनी इनकम का सेव करेंगे। इस वजह से हमारी एमपीसी लेस है। कंज्यूमर टेम्परामेंट, spendthrift, frugal behavior affects the MPC। इन ये दोनों टर्मिनोलॉजी सिनोनिम से यानी सेम मतलब रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज नहीं है, रैशनल कंज्यूमर नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी स्पेंड कर रहा है। बर्डन ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट, अगर मेरे पास डेप्ट है तो मैं ज्यादातर पैसे अपने डेप्ट में लगा दूंगी, ईएमआईज पे लगा दूंगी, इस वजह से मेरे पास एमपीसी कम रहेगा। गवर्नमेंट टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो एमपीसी में इंक्रीज इसलिए क्योंकि वो उनका ये होगा स्पेंडिंग पावर जो हुई कंज्यूमर की वो बढ़ जाएगी। और जो सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का था वो M1, M2 और M3 के ऊपर था। हाई पावर्ड मनी, इसको हम बेस मनी भी कहते हैं, कैश मनी भी कहते हैं। ये मनी वो है जो रिजर्व बैंक ने इशू किया होता है या फिर सेंट्रल बैंक ने इशू किया होता है या गवर्नमेंट ने इशू किया होता है। इसमें क्या क्या आता है? हमारे पास कैश अवेलेबल जो पब्लिक के पास है, जो रिवर्स डिपॉजिट होती है कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई या अदर बैंक रिजर्व, ये सारी तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। M1 जो है हम उसको नैरो मनी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? कैश विद पब्लिक, इसको ये जो नैरो मनी है ये एक्चुअली बहुत इमिडिएटली स्पेंड हो जाती है। ठीक है। इसमें हमारे कैश विद पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये हमारा M1 हो गया। M2 क्या होता है? नैरो मनी प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एट पोस्ट ऑफिस, ये बहुत कम यूज की जाती हैं। M3 ब्रॉड मनी हो गया, इसमें M1 आ गया, फिक्स टर्म डिपॉजिट आ गया। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट, ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इट इज M3 is equal to M1 plus time deposits with bank. M3 is widely used to denote entire money supply in the India economy। ठीक है। इसमें अब कंक्लूजन में क्या लिखा है? एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस जो है अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें बताती है कि कैसे अपना पर्सन इनकम सेव और कंज्यूम करता है। और हमने हाई पावर मनी के बारे में पढ़ा M1, M2, M3 के लिए, और वो मनी कैसे अवेलेबल रहता है इकोनॉमी में। हमने हमारा जो 7th क्वेश्चन है, what do you understand by business cycle, उसके बारे में। and the second part of the question is marginal tendency to consume, MTC, and the value of common multiplier। ठीक है। अब देखो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में क्या बता रही है? हमारा जीडीपी है ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टाइम। ये हमें बता रहा है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के। ये वाला जो फेज है यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन फेज है, यहाँ पर स्टॉक एंटर बुल मार्केट। एक्सपेंशन फेज हुआ क्या? एक्सपेंशन, अच्छा उससे पहले हमें ये भी पढ़ना कि बिजनेस साइकिल क्या है। बिजनेस साइकिल क्या है? एक सिस्टमैटिक फ्लक्चुएशन जो एक इकोनॉमी में होती है, जैसे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये टाइम टू टाइम जितना भी होता है रेगुलर बेसिस पे और इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, वो आ गई हमारा बिजनेस साइकिल। एक्सपेंशन में यानी हमारा जो भी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट जो है इस फेज में इंक्रीज करती है, कंज्यूमर में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और इकोनॉमी बहुत तेजी से चलती है, तो ये हमारा एक्सपेंशन फेज आ गया। फिर एक होता है हमारा पीक पॉइंट। पीक पॉइंट में क्या है? यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है इस पॉइंट पे, और रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज होते हैं। ये था हमारा पीक पॉइंट।
उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे मतलब स्लो डाउन होने लग जाती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट भी रुक जाती है। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रो में क्या होता है, इकोनॉमी जो है उतना एक्सपीरियंस ग्रो करती रहती है, मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये नीचे की तरफ जाने लग जाता है, तो हमारा ट्रो होता है। इसके बाद जो ट्रो है वो हमारा क्या था, लोएस्ट पॉइंट था। आपको इसमें के साथ डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। मार्जिनल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी और नॉर्मल मल्टीप्लाई, ये हम एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। It shows how much of income will be spent on consumption when it is increased by 1%। यहाँ से आपको पता चल रहा है ये एमपीसी वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उससे घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही इसका डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल मल्टीप्लायर, ये हमारा क्या शो करता है, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा एमपीसी होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा। की डिफरेंस क्या है, एमपीसी मार्जिनल कंजम्पशन टेंडेंसी, जो एमपीसी है ये चेंज इन सी बाय ओवर चेंज इन वाई से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो हम इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। वही मल्टीप्लाई की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, 1 से इन्फिनिटी तक, और उसको हम के ओवर 1 माइनस एमपीसी से रिप्रेजेंट करता है। अगर एमपीसी मेरा 0.8 है तो मल्टीप्लायर के फॉर्मूला में पुट करने के बाद मेरी नेशनल इनकम 5 आएगी। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो मैंने क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है, डिटरमाइन द रिलेटिव रिमेनिंग फंक्शन एंड व्हाट विल बी द सेविंग व्हेन वैल्यू ऑफ इनकम इज 800। तो कंजम्पशन हमें यहाँ पर दे रखी है, ये फॉर्मूला। सेविंग्स हम कैसे निकालेंगे, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। ये अगर आपको नहीं भी पता तो नॉर्मल कॉमन सेंस से पता लग जाएगा। अब मैंने सेविंग्स में कंजम्पशन की जगह वो फॉर्मूला डाला, ठीक है, डाल लिया। अब उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पर, एंड ये 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमें 0.4 मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करके वही आया यहाँ 0.4y माइनस 100। अब ये हमने इसको निकाल के साइड में रख दिया। अब जब y अगर मेरा 800 है तो मेरी सेविंग्स वाले फंक्शन में मैं पुट करूँगी तो 220 आया। तो जब यानी इनकम मेरी 800 है तो मैं 220 सेव करूँगी। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, उसमें हमारा कंजम्पशन की ये दे रखी थी वैल्यू, सेम चीज़ जो हमने ऊपर की थी। सेविंग्स वाले इक्वेशन में मैंने ये कंजम्पशन की वैल्यू डाली तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आई, ठीक है। 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.25। अगर किसी को बाई चांस समझ में नहीं आया तो मैंने समझा दिया। उसके बाद वैल्यू को डालेंगे, व्हेन विल सेविंग्स बी 0, सेविंग्स 0 कब होंगी, तो फिर मैंने सेविंग्स की जगह डायरेक्ट 0 लिख दिया। वहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, व्हेन द इनकम इज 200 सेविंग्स विल बी 0। इन क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, बट इफ़ यू वांट आप लिख सकते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन न्यूमेरिकल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम 10th देखते हैं क्योंकि वो हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना एक ये देखेंगे। क्वेश्चन है, हमें इन पे शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे, बीओपी एंड बीओटी पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन और जीडीपी, जिसको हम प्रचार बोलते हैं। बीओपी एंड बीओटी में डिफरेंस क्या है, ये इसकी बीओपी की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन अकाउंट जो कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एक कंट्री की उसको रिकॉर्ड करता है। ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं,
गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल इनफ्लोज, इन्वेस्टमेंट एड्स। इसमें डिविजन्स क्या क्या होते हैं? करंट अकाउंट की डिवीजन होती है, कैपिटल अकाउंट की डिवीजन होती है, रिजर्व अकाउंट की डिविजन्स होती हैं, और ये मैक्रो लेवल पे होती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है? जब भी डिफिशिएट और सरप्लस होता है, इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज इन्वेस्टमेंट। ओनली मर्चेंडाइज शोज डेफिशिएट इन ट्रेड। ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये अकाउंट करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सिर्फ उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अकाउंट करता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स की बात चल रही होती है इधर। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट का पार्ट है, और ये लिमिटेड रहती है गुड्स के ट्रेड से लेके। ये इक्विलिब्रियम पे कब होती है? ओनली मर्चेंडाइज शोज डेफिशिएट सरप्लस इन ट्रेड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर इंडिया इंपोर्ट करती है ज्यादा गुड्स, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिशिएट हो जाएगा। उस वजह से जो बीओपी है कुड रिमेन इन बैलेंस, वो इट कुड रिमेन इन बैलेंस इफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर गुड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करता है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे हमारी मार्केट में। प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकरेज प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बाय मेकिंग क्रेडिट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट ताकि स्टेबल रहे, रिवर्स रेट, रेपो रेट, हमने जैसे ये सब पढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट हो, एक्सचेंज रेट में कोई इश्यूज ना रहे, बैलेंस्ड रहे हमारा एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्रीज के साथ। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मेंटेनिंग लिक्विडिटी इन बैंक्स, मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। थर्ड जो हमारा था वो था ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस होता है जब सेंट्रल बैंक जो या तो खरीदता है या तो बेचता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ताकि वो लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में कंट्रोल कर सके। इसकी की एक्टिविटी क्या है? अगर सेल होती है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आरबीआई है वो कम रिड्यूस करेगा अपने मनी को। वो रिड्यूस कैसे करेगा मनी को इकोनॉमी में? वो बोलेगा अपने हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप खरीदो, उसके पास कैश आएगा बैंक के पास, तो सेल से एक्सेस मनी रिड्यूस हो जाएगा। परचेज से वो बोलेगा, वो परचेज करेगा जो भी सिक्योरिटीज हो, परचेज करने से इकोनॉमी में ज्यादा हमारा मनी सप्लाई रहेगा। जीडीपी पैरामीटर, जीडीपी वेरिएबल्स। जीडीपी is the total monetary value of goods and services produced in a country in a given period of time। जीडीपी की डेफिनेशन तो हम सबको इस टाइम तक रट गई होंगी। उसके बाद व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है जीडीपी की? यानी जीडीपी को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है? कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या हाउस होल्ड की, वो कहाँ कहाँ अपना एक्सपेंडिचर रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, कैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एक्सपेंस हो रहे हैं, मतलब कैसे बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, एक्सपेंडिचर कैसे कर रहा है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ने जो किए हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो रेगुलर डेवलपमेंट ला रहे कि नहीं। नेट एक्सपोर्ट का पॉइंट तो हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक। जीडीपी को हमारा ये इस वाले क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, और इसको तो हमने बहुत बार डिस्कस कर ही रखा है। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो कि है ये पहला क्वेश्चन। देखते हैं, हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये अलग है, ठीक है। g इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, और ये हमें ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ ये एक्चुअली कैसे। हमें ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स, कंजम्पशन एंड इनकम इफ g increases to 100 and d decreases from 1 to 100। फाइंड द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, हमें कंजम्पशन को पकड़ो, हर बार हम कंजम्पशन को पकड़ेंगे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर y माइनस टी,
टी की वैल्यू हमें इधर दे रखी है, पुट कर देंगे इधर किधर y माइनस टी, ठीक है। y माइनस टी को हमने इधर, या मैंने पहले इधर तो कंजम्पशन का, सॉरी टी की वैल्यू लिखी, टी की वैल्यू में हमने y डाला, ठीक है। y सॉरी टी, y माइनस टी में हमने टी की वैल्यू डाली, उस समय ये वैल्यू मिली। कंजम्पशन में का हमारा फंक्शन था, उसमें ये जो हमारी टी की वैल्यू आई है, y माइनस टी की, सॉरी वो वैल्यू मैंने इधर रख दी। ये y माइनस टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ना, उसको न पुट करने के बाद हमारा 84 प्लस 0.65 आया। टोटल डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीनों को हमने ऐड करा तो मेरा बैलेंस करके जो हमारी बैलेंस इनकम आई है, मतलब एडी और हमारा वाई इक्वल होता है, ये तो हम सबको पता ही है। नहीं पता देन हम आगे वीडियोस लाएंगे, आप देख लीजिएगा उस पर। तो 710 आई, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगर हमारी कंजम्पशन या इनकम आ गई है तो हम कंजम्पशन सेविंग्स वगैरह निकाल लेंगे। यहाँ पर टैक्स की टी की वैल्यू हमें ऊपर यहाँ गिवन थी, कहाँ है ये टी की वैल्यू हमारे यहाँ गिवन थी, इसकी जगह मैंने वाई लिखा तो मेरा टैक्स आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरी कंजम्पशन भी आ गया और सेविंग्स भी निकल के आ जाएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, अगर जी 100 है और आई 100 है तो हमारा न्यू एडी क्या होगा। ये तो वही वैल्यू हो गई 100 गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर हमारा इनकम जो आता है वो इतना आता। अब इस इनकम में अगर मैं वाई की वैल्यू ऐड करूं, नहीं सॉरी वाई की वैल्यू नहीं, यहाँ पर ना ये वाई नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाई नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये वाई नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा 710 आएगा आंसर। अब आप देखोगे कि ये हमने बदल दी थी वैल्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की, फिर भी सेम वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू थी वो सेम अमाउंट से थी, इस वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी, सी दे रखा है, आई दे रखा है, जी दे रखा है, तो हमें पूछा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, और अगर जी अगर 125 तक राइज कर चुकी है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या रहेगा, और जी व्हाट लेवल ऑफ जी इज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट इनकम ऑफ 200। हमें सी की वैल्यू ये दे रखी है, आई की वैल्यू ये दे रखी है और जी की वैल्यू ये दे रखी है। ए डी कैसे हम निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी। सी हमारा 50 था, आई हमारा और जी की वैल्यू हमने दे ही रखी है, आई 200 था, जी 100 था। ये हमारा कंजम्पशन वाला इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू ए डी होता है, तो मैंने इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पर ही ना पता नहीं बार बार क्यों दिखा रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा 1750 इनकम आ जाएगी, ये हमारी बैलेंस्ड इनकम हो गई। उसके बाद यहाँ से हम जी 125 थी, अगर हम जी को अगर हम 125 लेते तो हमारी न्यू बैलेंस्ड इनकम 1875 होती। लेकिन व्हेन द टारगेट इनकम इज 2000 वी वांट टू नो हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जब 2000 इनकम रहेगी। 2000 इनकम हमारी हो गई, 250 कंजम्पशन। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारी वो जो इक्वेशन थी 0.8 वाली कहाँ गई, ये इसमें मैंने 2000 डाल दी, ये क्योंकि हमारी इनकम थी प्लस जी। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आई 150, ठीक है।
तो इस ऐसे कर ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस पे ज़्यादा कुछ हमारा बनता नहीं है न्यूमेरिकल। बट एट लास्ट, थैंक यू गाइज। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ये नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और आपको कोई भी नए रिकमेंडेशंस देने तो आप दे सकते हैं।